जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने कार्यों को शांतिपूर्वक कर रहे होंगे। साथियों, आप अपने कार्यों को शांतिपूर्वक करिएगा, जिस भी क्षेत्र में करिएगा अच्छे से करिएगा और किसी भी प्रकार का गैर कानूनी काम मत करिएगा, ताकि आपके ऊपर कोई भी FIR, कोई भी भारतीय दंड संहिता की IPC की धाराएँ लगानी पड़े। तो कौन सी IPC की धाराएँ लग सकती हैं, कौन सी IPC की धारा नहीं लग सकती है, किस कार्य को हमें किस प्रकार से करना चाहिए, आज इसी के बारे में जानेंगे। आज का हमारा ये तीसरा वीडियो है और इसमें हमने 10 प्रश्नों को कवर किया है। तो साथियों, हमें इन प्रश्नों के माध्यम से यह समझना होगा कि हमें कौन सा कार्य करना होगा और कौन सा कार्य नहीं करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न और यह हमारा 21वां प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मकान, दुकान या फिर जलयान का मतलब जो नाव, जो जल में चलता है नाव, उसको हम जलयान बोलते हैं, में घुसकर चोरी करता है, तो भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC के किस धारा के अनुसार उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा या फिर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। धारा 504, धारा 380, धारा 217 या फिर धारा 452। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी धारा 380 होगा। धारा 380 में यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के मकान में, दुकान में या फिर जलयान में घुसकर चोरी करता है, कहने का सीधा सा मतलब यह है, चोरी दो प्रकार की होती है। एक जो रोड पर चलते चलते चोरी की जाती है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी की साइकिल चुरा लिया और किसी की बाइक चुरा लिया, या फिर कोई चैन, जैसे किसी के गले का चैन, सोना चांदी हीरे का चैन खींचकर चोरी कर लेता है, तोड़ ले जाता है किसी महिला के गले से, तो वो रोड पर चलते हुए चोरी की जाती है, वो चोरी अलग होती है। लेकिन एक होता है कि घर में चोरी करना, किसी के दुकान में चोरी करना, ये चोरी अलग होती है। तो इस प्रश्न में यही समझाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मकान, दुकान या फिर जलयान में घुस कर चोरी करता है, तो IPC की धारा 380 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी धारा 380 होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, यानी कि आज का दूसरा 22वां प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि जो वस्तु वह खरीद रहा है वह वस्तु चोरी का है, फिर भी वह खरीदता है और उस वस्तु को वह अपने पास में ही रख लेता है, तो भारतीय दंड संहिता IPC के किस धारा के तहत उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। धारा 379, धारा 381, धारा 411 या फिर धारा 420। साथियों, इस प्रश्न का सीधा सा मतलब यह है कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई चोरी की साइकिल खरीद लिया, कोई चोरी का मोबाइल खरीद लिया, तो इस प्रश्न में यही समझाया गया है कि चोरी की वस्तु खरीदना, वस्तु में कुछ भी हो सकता है, चोरी की वस्तु खरीदना, तो यदि कोई व्यक्ति वो जान रहा है कि यह वस्तु चोरी का है, फिर भी उस वस्तु को वो खरीदता है और ख़रीदने के बाद उसे अपने पास में ही रख लेता है, तो IPC की धारा 411 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी धारा 411 होगा। ओके, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। साथियों, 23वां प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, इससे आपको थोड़ा भी बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत ही छोटा है और मेरे पास कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे मैं आपको और भी अच्छी क्वालिटी से समझा सकूं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने प्रश्नों में ही आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि मेरा भी चैनल आगे बढ़ेगा, मेरे पास कुछ थोड़ी सी इनकम आएगी, तो मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदूँगा और आपको इससे अच्छी क्वालिटी में पढ़ाऊँगा। प्लीज़ तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अपने इस प्रश्न को। यदि कोई व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के आदेशों को मानने से इनकार करता है,
कहने का मतलब यदि कोई प्रशासनिक बड़ा अधिकारी है, IAS IPS है, और वो कोई आदेश निकाल दिया, यदि उस आदेश को कोई भी व्यक्ति मानने से इनकार करता है या फिर भारतीय कानून के नियमों का उल्लंघन करता है, भारतीय कानून के नियम, यदि कोई नियम कानून बना है तो उसका उल्लंघन करता है, तो भारतीय दंड संहिता IPC के किस धारा के तहत उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा? धारा 188, धारा 277, धारा 377 या फिर धारा 485। साथियों, इस प्रश्न में दो चीज़ें लिखी गई हैं, एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के आदेशों को न मानना, एक भारतीय कानून के नियमों का उल्लंघन करना। तो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के आदेशों को न मानने से संबंधित जो है, जैसे कि कोरोना काल में प्रशासनिक अधिकारी ने आदेश दे दिया कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, लॉकडाउन की स्थिति थी, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति घर से बाहर निकल रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, सीधे सीधे उस अधिकारी की आदेशों को नहीं मान रहे थे। तो हमारा एक तो ये हो गया, और दूसरा है कि भारतीय कानून के नियमों का उल्लंघन करना। भारतीय कानून के नियमों का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है? जैसे कि आप रोड पर चल रहे हो, बाइक लेकर चल रहे हो, तो उसमें क्या होती है, रोड पर आप देखेंगे कि चौराहे पर हरी बत्ती लाल बत्ती जल जाती है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं कि कभी कभी आप अपनी बाइक लेकर चले जाते हैं, जबकि आपको सिग्नल दिया गया है कि आप रुके रहिए, फिर भी आप चले जाते हैं। तो ये क्या है कि भारतीय कानून के नियमों का उल्लंघन कर देना। यही है, इस प्रश्न में यही समझाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के आदेशों को मानने से इनकार करता है या फिर भारतीय कानून के नियमों का उल्लंघन करता है, तो भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 188 के तहत उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, धारा 188 होगा। साथियों, इस समय थोड़ा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हमारे वीडियो में उस बरसात की थोड़ी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ इसको मैनेज करिएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर संक्रमण बीमारी है, संक्रमण बीमारी से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग, जैसे अभी हाल ही में कोरोना वायरस था, और इस बीमारी के बारे में उस व्यक्ति को भी पता है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उस बीमारी की उपेक्षा करते हुए, इसमें लिखा है उपेक्षा करते हुए, उपेक्षा करते हुए मतलब कि लापरवाही से, यानी कि बिना परवाह करते हुए उसे समाज में फैलाने का कार्य करता है, कि मतलब कि उस रोग को समाज में फैलाने का कार्य करता है, जिससे लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है, मतलब कि दूसरे व्यक्ति को भी फैल सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है उस रोग से। तो IPC के किस धारा के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा? धारा 188, धारा 269, धारा 270 या फिर धारा 272। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, धारा 269 होगा। धारा 269 में लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर संक्रमण बीमारी है और उस बीमारी की वह उपेक्षा करता है, मतलब कि उसकी देखरेख नहीं करता है और समाज में घूमता रहता है, जिसकी वजह से वह अन्य व्यक्ति को भी हो सकता है, तो इस पर जो उस व्यक्ति के ऊपर जो केस दर्ज होगा ना, वह धारा 269 के तहत केस दर्ज होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है, साथियों इसके पहले भी हमने गंभीर बीमारी के बारे में पढ़ा था, इसमें भी हम गंभीर बीमारी के बारे में ही पढ़ेंगे। ये भी संक्रमण बीमारी से ही संबंधित प्रश्न है, जैसे कि कोरोना वायरस। यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है जिसके बारे में उस व्यक्ति को भी पता है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उस बीमारी को जानबूझकर फैलाता है, समाज में फैलाता है, उस प्रश्न में दिया गया था कि उपेक्षा करता है, मतलब कि लापरवाही से, वो उसको बीमारी है और वो घूम रहा है, वो लापरवाही से कर रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि वो जानबूझकर फैला रहा है, जानबूझकर समाज में फैलाता है, जिससे लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है। तो भारतीय दंड संहिता IPC के किस धारा के तहत उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा? धारा 267, धारा 268, धारा 269 या फिर धारा 270।
तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी धारा 270 है। धारा 270 में लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर संक्रमण बीमारी है जिसके बारे में उस व्यक्ति को भी पता है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उस बीमारी को जानबूझकर समाज में फैलाता है, इसमें लापरवाही की बात नहीं की गई है, जानबूझकर बात की गई है, जानबूझकर समाज में फैलाता है जिससे लोगों के जीवन को खतरा भी हो सकता है, तो इस आधार पर जो उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा वो धारा 270 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ओके, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए किसी षड्यंत्र के माध्यम से देशद्रोही की जानकारी को छुपाता है। अब देशद्रोही की जानकारी क्या होती है? जैसे कि कोई भारत का व्यक्ति है तो वह जानता है कि यहाँ पर बम बन रहा है, यहाँ पर बंदूक बन रही है, या फिर कोई आतंकवादी कहीं पर घुस गया है, या फिर कोई यहाँ पर बम लगाने वाला है किसी हॉस्पिटल में, किसी बस डिपो में, या फिर किसी ट्रेन में। तो ये क्या है? एक देशद्रोही है कि भारत का नागरिक जान रहा है कि यहाँ पर ये कांड होने वाला है, ये घटना होने वाली है, फिर भी भारत सरकार को इन्फॉर्म नहीं करता है, सूचना नहीं देता है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि वह देशद्रोही है, देश के हित में नहीं सोचता है। तो इस प्रश्न में यही लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए किसी षड्यंत्र के माध्यम से देशद्रोही की जानकारी को छुपाता है तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत उस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोही का केस दर्ज किया जाएगा? धारा 23, धारा 123, धारा 223 या फिर धारा 323? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी धारा 123 होगा। धारा 123 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि यहाँ पर ये कांड होने वाला है, ये घटना होने वाली है, और इस घटना की जानकारी वह भारत सरकार को नहीं देता है, तो उसके ऊपर जो केस दर्ज होगा धारा 123 के तहत देशद्रोही का केस दर्ज किया जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगाता है, यानी कि लांछन लगाता है, जिसको हम ठेठ भाषा में बोलते हैं लांछन। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगाता है जिससे उस दूसरे व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है, तो वह दूसरा व्यक्ति जिसके ऊपर लांछन लगाया जाता है वह दूसरा व्यक्ति उस झूठा अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत केस यानी कि एफआईआर कर सकता है, जिसे हम मानहानि का भी केस कहते हैं। आपने सुना होगा कि मानहानि का दावा ठोक देंगे, तो यही है मानहानि का केस। तो आपका ऑप्शन है धारा 500, धारा 501, धारा 502 या फिर धारा 503। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए धारा 500 होगा। धारा 500 में यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान करता है या उसके ऊपर कोई झूठा आरोप लगाता है तो वह व्यक्ति उस जो झूठा आरोप लगा रहा है उसके खिलाफ मानहानि का दावा ठोक सकता है, मानहानि का दावा यानी कि मानहानि का केस कर सकता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए धारा 500 होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति अपने फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल अपने किसी निजी लाभ के लिए उसे असली दस्तावेज के रूप में जानबूझकर लगाता है, जो फर्जी दस्तावेज है उसे वह असली बनाकर पेश करता है, जानबूझकर लगाता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत केस दर्ज किया जाएगा? धारा 105, धारा 155, धारा 196 या फिर धारा 237? साथियों इस प्रश्न का सीधा सा अर्थ यह है कि आज के समाज में आपने देखा होगा कि बहुत लोग वोटर कार्ड जो होता है, जो वोट देने की जो कार्ड होती है वो भी फर्जी बना लेते हैं। फिर आधार कार्ड भी आपने कहीं कहीं सुना होगा कि फर्जी बन रहा है, उसको असली के रूप में पेश करते हैं। आपने आज के समय में देखा होगा कि आज के जो लड़के हैं वह दोबारा हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट बनाकर अपना एज कम करके अपना नाम बदल कर 2-2, 3-3 बार हाई स्कूल इंटर कम पढ़ते हैं ताकि वो सरकारी नौकरी में जा सके। तो इसी को बोला गया है कि वो फर्जी दस्तावेज है। आज के समय में आपने देखा होगा कि जो भारत सरकार से जो राशन मिलती है तो उसमें भी अच्छे अच्छे व्यक्ति जो थोड़ा पैसे वाले हैं वो भी गरीबी कार्ड बनाकर राशन उठा रहे हैं। तो
इस प्रश्न में इसी बारे में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल अपने किसी निजी लाभ के लिए उसे असली दस्तावेज के रूप में जानबूझकर लगाता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कौन सी धारा लगेगी, कौन सा धारा लगेगा? धारा 105, धारा 155, धारा 196 या फिर धारा 237। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है धारा 196, ऑप्शन नंबर सी, धारा 196। धारा 196 के तहत उस व्यक्ति के ऊपर फर्जी दस्तावेज को असली दस्तावेज के रूप में पेश करने पर केस किया जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। 29वां प्रश्न है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने निजी लाभ के लिए अपने निजी लाभ के लिए अपना कोई व्यापार करता है तो ऐसे सरकारी कर्मचारी के ऊपर भारतीय दंड संहिता IPC के किस धारा के तहत केस दर्ज किया जाएगा? धारा 160, धारा 163, धारा 165 या फिर धारा 167। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, धारा 167 होगा। धारा 167 में यह लिखा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी पद पर हो, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने किसी निजी लाभ के लिए अपना कोई बिजनेस करता है तो IPC की धारा 167 के तहत उस सरकारी कर्मचारी के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 यानी कि 30। 30वां प्रश्न है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ फर्जी शादी करता है, फर्जी शादी करने का मतलब है आज के समय में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि दो प्रेमी भाग गए, शादी कर लिए, मंदिर में सिंदूर भरे, कसम वादे निभाए, तो बाद में क्या होता है कि वह पुरुष उस महिला के साथ जो भी शारीरिक संबंध बनाने के बाद छोड़ देता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यह फर्जी शादी है। तो इस प्रश्न में यही लिखा गया है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ फर्जी शादी करता है और उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है या उस महिला का शारीरिक शोषण करता है तो भारतीय दंड संहिता IPC के किस धारा के तहत उस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा? धारा 491, धारा 492, धारा 493 या फिर धारा 494। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, धारा 493 होगा। धारा 493 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ फर्जी शादी करता है और उस शादी करने के बाद उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है या फिर उसका शोषण करता है, शारीरिक शोषण करता है, तो उस पुरुष के ऊपर जो केस दर्ज किया जाएगा वह धारा 493 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। साथियों आज का हमारा ये वीडियो इसी जगह समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे वीडियो में कहाँ पर गलती है, कहाँ पर त्रुटियां हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट होगा, थोड़ा सा भी लाभ पहुँचा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।